दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 110 अर्थात 110। अब तक आपकी सीरीज 109 कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आपके टोटल साइंस के क्वेश्चन करवाए गए हैं। जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वह प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है। यह सीरीज इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यह सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 176। प्रकाश विद्युत सेल। ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 176। बताना है प्रकाश विद्युत सेल क्या कार्य करता है। देखिए प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अपने पास क्वेश्चन है 177। एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मात्र उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य, जिसको इंग्लिश में वर्टिकली कहते हैं, गिरे। यह देखा गया कि ऑप्शन ए, पहले B1 भूमि पर पहुंचती है। ऑप्शन बी, पहले B2 भूमि पर पहुंचती है। ऑप्शन सी, दूसरी गेंद की तुलना में B1 भूमि पर पहुंचने में 2 गुना समय लेती है। ऑप्शन डी, B1 व B2 दोनों ही एक साथ भूमि पर पहुंचती हैं। बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 177 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी गेंद भूमि पर सबसे पहले पहुंचेगी, B1 पहुंचेगी या B2 पहुंचेगी। देखिए एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मात्र उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया कि B1 एवं B2 दोनों एक साथ ही भूमि पर गिरेंगी। क्या है, एक साथ गिरेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डियर अपने पास क्वेश्चन है 178। 178 न्यूटन के गति के तृतीयक नियमक में कार बल व प्रतिकारी बल। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार बल व प्रतिकारी बल ऑप्शन ए, भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं। ऑप्शन बी, एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं। ऑप्शन सी, सदैव बराबर नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, सदैव बराबर होते हैं। नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए में क्या है 1 एंड 3। ऑप्शन बी में क्या है 1 एंड 4। ऑप्शन सी में 2 एंड 4। ऑप्शन डी में 2 एंड 3। आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम से कार व बल प्रतिकारी बल भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं एवं सदैव बराबर होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए ये पहले क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा इसको स्टॉप करते, ये दिखाते हैं आपको। डियर 178 नंबर रहा ये क्वेश्चन। अब इसमें कौन कौन सी लाइन सही है। ये सही है ए सेंटेंस, भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं। अब इसके अलावा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अलावा जो क्लियर हो जाएगा सदैव बराबर होते हैं, अर्थात ए और डी, 1 और 4 सही है। तो ये आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए न्यूटन के गति तृतीयक नियम से कार व बल प्रतिकारी बल भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते एवं सदैव बराबर होते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 179। क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 179। अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग, अर्थात उसके वेग पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन बी ए, अपरिवर्तनीय रहता है। ऑप्शन बी, कम हो जाता है। ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, अपूर्वानुमेय रूप से परिवर्तित हो जाता है। अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से
निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग क्या हो जाता है। ये रहा 179। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर वेग बढ़ जाता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है अपने पास 180 180। पृथ्वी की औसत त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, व औसत घनत्व, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, गुरुत्व के कारण त्वरण और औसत मान जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना करें। ऑप्शन ए, केवल आर व डी को प्रयुक्त करके ही हो सकती है। ऑप्शन बी, केवल जी व जी को ही प्रयुक्त करके हो सकती है। ऑप्शन सी, स्मॉल जी, कैपिटल जी व आर को प्रयुक्त करके ही हो सकती है। ऑप्शन डी, केवल आर व कैपिटल जी को प्रयुक्त करके ही हो सकती है। क्वेश्चन अपने पास 180 है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए, पृथ्वी की औसत त्रिज्या, वो औसत त्रिज्या अर्थात कैपिटल आर, व औसत घनत्व, जिसको स्मॉल डी या डेंसिटी भी कहते हैं, गुरुत्व के कारण त्वरण का औसत मान, जिसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, तथा सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना केवल आर व डी को प्रयुक्त करके ही हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्वेश्चन है 181 181 है और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कर इनके संकेतों के अनुसार दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुने। बिल्कुल वैज्ञानिक और खोज है। जैसे कॉपरनिकस ने क्या खोज किया था, केपलर ने, गैलीलियो ने और न्यूटन ने। तो देखिए किसने क्या खोज की थी ये चीज बतानी। जैसे बृहस्पति की चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, ग्रहों की गति के नियम के बारे में दोस्तों किसने बताया, सब कुछ आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे क्वेश्चन नंबर 181। अब इसको करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कॉपरनिकस हैं, इन्होंने क्या किया था, सूर्य केंद्रीय जो सिद्धांत था वो इन्होंने दिया था। किसने, कॉपरनिकस ने। तो कॉपरनिकस आ जाएगा थर्ड में। कॉपरनिकस सूर्य केंद्रीय क्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब बात करें केपलर, तो केपलर ने दिया था ग्रहों की गति के नियम को। केपलर ने क्या दिया था, ग्रहों की गति के नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया था। बात करें गैलीलियो की, तो इन्होंने क्या बताया था, गैलीलियो ने बताया था दोस्तों बृहस्पति के चंद्रमा के बारे में। गैलीलियो ने क्या बताया था, बृहस्पति के चंद्रमा के बारे में बताया। गैलीलियो ने ही दूरबीन की भी खोज की थी। अब बचे न्यूटन, तो न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे, जो कि 3 थे। क्या थे, जो कि 3 थे, और इन्होंने अपने नियम की खोज की थी और उस पर पूरी जानकारी दी थी। तो कॉपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया, केपलर ग्रहों की गति के बारे में जानकारी दी, गैलीलियो बृहस्पति के चंद्रमा के बारे में, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अपने पास है 182। देखते हैं 182 क्या है, पहले आप पढ़ें इसको और समझने की कोशिश करें। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी है, ये चीज आपको बतानी है। ऑप्शन ए, अति परवलयिक है। ऑप्शन बी, परवलयिक है। ऑप्शन सी, दीर्घवृत्तीय है। ऑप्शन डी, वृत्तीय है। बताइए दोस्तों, जो केपलर ने खोज की थी, ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की जो जानकारी दी थी, वो आकृति के बारे में उन्होंने क्या बताया था। देखिए केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की जो कक्षाओं की आकृति है वह दीर्घवृत्तीय है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब डियर क्वेश्चन है अपने पास 183 183। एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अर्थात एरोप्लेन अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के
एक समान त्वरण बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 250 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर, ऑप्शन डी 1000 मीटर। देखिए, एक वायुयान धवन पथ जिसको रनवे कहते हैं से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई 500 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 500 मीटर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब डियर स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है 184। देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है दो मोटर गाड़ियां ए व बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि, पहले आप समझ लो। क्या समझो? ये समझो। देखो, ए ये दी गई है, ठीक है, बी ये दी गई है, ये आपकी दूरी दी गई है और ये दी गया है टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड दो मोटर गाड़ियां दी गई ए और बी। दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है इसकी जानकारी देनी। चलिए अब आते हैं इसके आंसर पर। क्या आते हैं? आंसर देखते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, चार अपने पास ऑप्शन है और आपको बताना है क्या होंगे। देखिए, ऑप्शन ए क्या है? ए एक समान वेग से चलती किंतु बी नहीं। ऑप्शन बी, पूरी पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली है। ऑप्शन सी, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। ऑप्शन डी, ए व बी बराबर वेग से चली है। तो ये दोस्तों रहा ग्राफ। आपको बताना है कौन सी मोटर गाड़ी कैसे चली है, इसकी जानकारी आपको देनी है। ऑप्शन ये आपके पास रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। ठीक है, ए जो है वह अधिक वेग से चली है। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब क्वेश्चन है अपने पास 185। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप, जब जल बर्फ बन जाए या हिम बन जाए तो क्या होते, इसके तापमान पर क्या फर्क पड़ता? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता बढ़ता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। क्या है दोस्तों? कोई भी परिवर्तन इसके तापमान पर नहीं होता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्वेश्चन अपना 185 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 186, आंख की पुतली। ऑप्शन ए, कम दूरी की दृष्टि के लिए स्वतः समायोजित हो जाती। ऑप्शन बी, वर्ण अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। ऑप्शन सी, प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। ऑप्शन डी, दृश्य के आकार के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाता है। तो आपको बताना है कि आंख की पुतली में क्या चेंजमेंट होता है। देखिए, आंख की पुतली प्रकाश की मात्रा अनुसार स्वतः ही समायोजित हो जाती है। अर्थात क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको समझाते हैं। आप सूर्य प्रकाश चाहिए एकदम अंधेरे वाले रूम में। जस्ट जब आप उस अंधेरे वाले रूम में एंट्री करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप वहाँ पर 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक टाइम देंगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। आपको उस अंधेरे कमरे में भी दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन आप सूर्य प्रकाश से अधिक, अर्थात कहने का मतलब है आप अधिक प्रकाश वाले एरिया से निम्न प्रकाश वाले एरिया में जाएं तब। 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 187। प्रतिदीप्ति लैंप एवं टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रतिदीप्ति परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जो, ऑप्शन ए, दोनों युक्तियों में परावैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी, दोनों युक्ति साधनों में इलेक्ट्रॉनों के पुंज के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी, प्रतिदीप्ति लैंप में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा टेलीविजन ट्यूब में परावैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी, टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा प्रतिदीप्ति लैंप में परावैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों 187 और एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा।
थोड़ा सोचें दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, प्रदीप्ति लैंप एवं टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रदीप्ति परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा प्रदीप्ति लैंप में परावैंगनिक किरणों के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे 188। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी एक समान होता है, ऑप्शन सी डी अनंत होता है। बताइए क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग एक समान होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 189 अर्थात 189 वर्ण, जिसको रंग कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग कलर कहते हैं, इसमें किसका संबंध है? ऑप्शन ए वर्ण का संबंध क्या है? ऑप्शन ए आयाम से है, ऑप्शन बी आवृत्ति से है, ऑप्शन सी गुणवत्ता से है, ऑप्शन डी वो वेग से है। देखिए, जो वर्ण है रंग का संबंध वह आवृत्ति से है। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अपने पास दोस्तों क्वेश्चन है 190। देखिए क्या है 190। लेजर के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए होलोग्राफी, ऑप्शन सॉरी, देखिए इसमें ये सेंटेंस दिए गए 4। लेजर के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है, इन चारों में से कौन? देखना है। फर्स्ट नंबर होलोग्राफी, सेकंड है चिकित्सीय, फिर थर्ड है शल्य क्रिया, और फोर्थ है जो नियंत्रित ताप नाभिकीय अपक्रिया। नीचे दिए गए संकेतों में से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए में तो चारों दिए गए अर्थात चारों हैं, ऑप्शन बी में सिर्फ 4 है, ऑप्शन सी में 1 और 3 है, ऑप्शन बी में 1, 2 एंड थर्ड है। आपको बताना है। देखिए क्या है। देखिए, लेजर के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नियंत्रित ताप नाभिकीय अपक्रिया नहीं है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात नियंत्रित ताप अपक्रिया नहीं, बाकी होलोग्राफी, चिकित्सीय, शल्य क्रिया सभी हैं। अब आप समझें पहले लेजर का फुल फॉर्म। देखिए लेजर का एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कह सकते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर प्रकाश पुंज का फैलाव बहुत कम होता है, लेकिन इसकी दीप्ति तीव्रता व क्लास संबद्धता बहुत अधिक होता है। अब आप इसके उपयोग को समझ लें। संचार में, मौसम, किसमें दोस्तों? देखिए उपयोग फिर से समझे। संचार में, मौसम के अध्ययन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, होलोग्राफी में, अनाज चावल आदि खाद्यान्नों के कीड़ों को मारने में, दिशा सर्वेक्षण में, वायुयान प्रदूषण के संसूचन में, एक्यूपंक्चर क्रिया में। इसके अलावा इसका उपयोग दुश्मन के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने में किया जाता है। इस कारण इसे मृत्युकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मृत्युकरण भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 191। पराश्रव तरंगों का उपयोग ऑप्शन ए गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों व असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकों हेतु किया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त उपरोक्त सभी प्रयोजन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन अपना रहा 191 और आपको बताना है फटाफट इसका आंसर। देखिए क्या होता है कि पराश्रव तरंगों का उपयोग गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। पराश्रव तरंगों का क्या उपयोग किया जाता है? गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसी मानव अंगों के रोगों व असमानताओं के निदान हेतु भी किया जाता है।
तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकों हेतु भी किया जाता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 192। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है? देखिए, ऑप्शन ए आयाम से है, ऑप्शन बी प्रबलता से है, ऑप्शन सी तारतम्य से, ऑप्शन डी गुणवत्ता से। फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते जरूर हैं आपके एग्जाम में। देखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके तारतम्य से, तारतम्य को इंग्लिश में पिच कहते हैं। तारतम्य के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक अतः ध्वनि पतली होती है। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारतम्य कम अतः ध्वनि मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ध्वनि तारतम्य अधिक होता है, जिसके कारण स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है और पुरुषों की क्या होती है? आवाज मोटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास 193। विद्युत परिपथों में फ्यूजों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक, जिसको एमसीबी कहते हैं, को प्राथमिकता दी जाती क्योंकि? ऑप्शन ए एमसीबी ओवरलोडिंग का वहन आग लगे बिना कर देता है। ऑप्शन बी फ्यूज की तुलना में एमसीबी सस्ता है। ऑप्शन सी ओवरलोड को दूर करने के बाद को एक लीवर दबाकर पुनः सेट कर दिया जाता है। ऑप्शन डी फ्यूज उचित कार्य दर की धारा के अनुसार उपलब्ध नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 193 और बताना एग्जैक्ट आंसर। देखिए, विद्युत परिपथों में फ्यूजों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक अर्थात जिसको एमसीबी कहते को प्राथमिकता दी जाती, क्योंकि ओवरलोड को दूर करने के बाद को एक लीवर दबाकर पुनः सेट कर दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे 194। देखिए, क्या है? यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब यह ऑप्शन ए तेज गतिक प्रोटॉन का परिग्रहण करता है। ऑप्शन बी तेज गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है। ऑप्शन सी मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है। ऑप्शन डी फोटॉन का परिग्रहण करता है। क्वेश्चन रहा 194 और आपको बताना है एग्जैक्ट आंसर। देखिए, यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब यह मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 195। हाइड्रोजन बम, ऑप्शन ए नियंत्रित विखंडन अपक्रिया के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी नियंत्रित संलयन अपक्रिया के नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी अनियंत्रित संलयन अपक्रिया के नियम पर आधारित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या जो हाइड्रोजन बम। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन बम। देखिए, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अपक्रिया के नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 196। धातु के गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे यह गहरा डूबता जाता, उस पर उत्प्लावन बल ऑप्शन ए बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी घटता है। ऑप्शन सी एक विशेष गहराई पर समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी स्थिर रहता है। पहले आप ये उत्प्लावन बल समझ लो, जो कि पानी में लगता है। जब आप किसी वस्तु को पानी में डालें तो वह उसको बाहर की ओर फेंकता है। यह उत्प्लावन बल होता है। उत्प्लावन बल को इंग्लिश में बायंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायंट फोर्स इसको कहते हैं। देखिए, धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता जाता है, उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? घटता जाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उत्प्लावक बल, जिसको बायंट फोर्स भी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। अगर पूछा जाए कि ये जो बायंट फोर्स है, उत्प्लावन बल है, उसकी उसके बारे में जानकारी किसने दी थी? आर्किमिडीज ने दी थी। कब दी थी? जब ये अपने टब में नहा रहे थे। इन्होंने चलाया था वर्ड्स यूरेका यूरेका। कौन सा वर्ड्स यूज किया था? यूरेका यूरेका यूज किया था। क्वेश्चन है अपना 196 और इसका एग्जैक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 197। रेडियो सिग्नलों आयाम मंडलन एवं आवृत्ति मंडलम, जिसको एफएम कहते हैं, से संबंध निम्नलिखित कथनों के लिए विकल्पीय उत्तरों में सही को चुनिए। ऑप्शन ए एम रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनिक परतों से वापस आती हैं। ऑप्शन दो
ये सेंटेंस दोस्तों दिए गए ऑप्शन नीचे हैं। सेंटेंस दूसरा क्या है, एफएम रेडियो तरंगे आयनिक परतों का वेधन करती हैं। और थर्ड सेंटेंस है एफएम प्रेरण दर्श रेखा आधार पर संपन्न होता है। फोर्थ है एएम रेडियो तरंगों की तुलना में एफएम रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों, रेडियो देखिए आपको हम बता दें, इसमें 3 सेंटेंस सही होंगे, वो आपको हम फटाफट बताते हैं। ये रहा 197। अब जानिए कौन कौन से सेंटेंस सही होंगे। देखिए एक तो पहला सही है, एएम रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनित परतों से वापस आती हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सही है, एफएम रेडियो तरंगे आयनिक परतों का वेधन करती हैं। क्लियर है। अब इसमें तीसरा भी सही है, एफएम प्रेशर दर्श रेखाएं आधार पर संपन्न होती, बट जो फोर्थ सेंटेंस है वह सही नहीं है। 3 सेंटेंस इस क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे 198। किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि। ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन नहीं दोस्तों जी, 4 सेंटेंस दिए गए हैं। ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवती रेखी अर्धव्यास अधिक है। और बी दिया गया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सी दिया गया ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। डी है विषुवत रेखी त्रिज्या की अपेक्षा ध्रुवीय त्रिज्या बड़ी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको देखना है। क्वेश्चन है 198 और आपको डियर एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखिए किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि ध्रुवीय त्रिज्या के अपेक्षा विषुवत रेखी अर्धव्यास अधिक होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन आप लोग देखना चाहो तो आपको हम बता दें दोस्तों, ए और बी सत्य है। ए और बी सत्य अर्थात ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग 199 देख पा रहे होंगे, क्या दिया गया है। देखिए धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को दोगुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा रह जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो ये दोस्तों रहा क्वेश्चन 199। अब आपको बताना है, देखिए धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को 2 गुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा से 2 गुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 200 अर्थात 200। टीवी के दृश्य पटल पर सभी वर्ण अर्थात रंग, ऑप्शन ए लाल हरे व नीले वर्ण द्वारा बनते हैं, ऑप्शन बी लाल पीले नारंगी व नीले वर्ण द्वारा बनते हैं, ऑप्शन सी नीले हरे व पीले वर्ण द्वारा बनते हैं, ऑप्शन डी बैगनी जामुनी नीले हरे पीले नारंगी व लाल वर्ण द्वारा बनते हैं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन समझ लें। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन 200। टीवी के दृश्य पटल पर टीवी में क्या आपको दिखाई पड़ता है, कितने रंग दिखाई पड़ते हैं, ये चीज़ बतानी है। देखिए टीवी के दृश्य पटल पर सभी वर्ण प्राथमिक रंग लाल हरे व नीले वर्ण द्वारा बनते हैं। आप सबसे पहले ये समझो, जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो रेड ग्रीन येलो। क्या होते हैं, रेड ग्रीन और येलो। अगर हिंदी पूछा जाए प्राथमिक रंग क्या होते हैं, प्राथमिक रंग लाल हरे व नीले। इन्हीं के द्वारा टीवी में जितने रंग दिखाए जाते हैं मिलकर ही बनते हैं। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की जबरदस्त सीरीज जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और दोस्तों 17 अगस्त 2022 से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। फटाफट इस सीरीज को आप कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने एग्जाम में प्राप्त करें। दोस्तों इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।